नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारक के अंतर्गत आज हम अरस्तू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरस्तू के अनुसार नागरिकता के बारे में यूनान के महान राजनीतिक दार्शनिक अरस्तू के विचार आज हम चर्चा करेंगे कि नागरिकता को उन्होंने किस रूप में लिया है, कौन व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं और कौन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो अरस्तू के अनुसार नागरिकता, सर्वप्रथम अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है, तो कौन व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। यूनान के महान राजनीतिक दार्शनिक अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में नागरिकता व संविधान का वर्णन किया है। तो अपने ग्रंथ अरस्तू द्वारा रचित ग्रंथ पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में नागरिकता व संविधान का वर्णन किया गया है। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो छोटे प्रश्न में आ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो अरस्तू। और पॉलिटिक्स किसकी रचना है, तो वो अरस्तू की। उन्होंने यूनान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार दिए थे। तो यूनान की जो उस समय की तत्कालिक परिस्थितियां थी, उन्हीं को दृष्टिगोचर रखते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, रखे हैं। क्या कहते हैं वो? राज्य, न्याय, नागरिकता आदि विषयों पर उनके विचारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रथम राजनीतिक विचारक वो माने जाते हैं जिन्होंने इन पर विस्तृत चर्चा की है। नागरिकता पर भी विचार रखने वाले, विस्तृत विचार रखने वाले प्रथम राजवैज्ञानिक अरस्तू माने जाते हैं। अरस्तू के अनुसार जिस तरह कोई वस्तु अनेक चीज़ों के मिलने से बनती है, उसी तरह नागरिकों के मिलने से राज्य बनता है। तो राज्य कैसे बनता है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जिस तरह कोई वस्तु अनेक चीज़ों के मिलने से बनती है, उसी तरह नागरिकों के मिलने से राज्य बनता है। अरस्तू के अनुसार राज्य नागरिकों का समूह है। तो राज्य क्या है? वास्तव में देखा जाए तो नागरिकों का एक समूह है। अरस्तू यह प्रश्न उठाता है कि नागरिक कौन है, तो कौन व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। सर्वप्रथम वह इस पर निषेधात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, अर्थात कि कौन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते हैं। उसके अनुसार नागरिक का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं हो जाता है। कि जन्म के अनुसार कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं नागरिक हूँ, या वहाँ पे रह रहा है, अभी निवास स्थान है वो उसका, उस आधार पे वो दावा करे, या उसको वहाँ पे वैधानिक अधिकार मिला हुआ है, कानूनी अधिकार मिला हुआ है, उस आधार पर वो दावा करें। लेकिन वो कहता है कि इससे आधार पर निर्धारण नहीं हो जाता, क्योंकि ये अधिकार तो विदेशियों को व दासों को भी मिल सकता है। दास प्रथा भी वहाँ प्रचलन में थी। तो दास या जिन्हें हम गुलाम कहते हैं, विदेशियों को व इन दासों को भी जो है ये सारे अधिकार, वो वहाँ पे जन्म उनका हो सकता था, निवास स्थान वहाँ पे हो सकता था, कानूनी अधिकार उनको मिल सकते थे। तो निषेधात्मक दृष्टिकोण है, इन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं है, या ये व्यक्ति जो है दास या विदेशी व्यक्ति, वो नागरिक नहीं है। नागरिकता का निर्धारण कैसे होगा उसके बारे में कहते हैं, व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता से होता है। तो नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं, बल्कि व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता से होता है। राजनीतिक तौर पर व्यक्ति सक्रिय है अथवा नहीं, कानून निर्माण में उसकी भागीदारी है अथवा नहीं, इस आधार पर नागरिक तय होंगे, ये कहना है अरस्तू का। अरस्तू क्या कहते हैं, देखिए, नागरिक कौन है? वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो नागरिक कौन है? जो नागरिक की परिभाषा है उसके बारे में अरस्तू क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से
न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो न्याय में भाग लेगा और शासन में जिनकी भागीदारी होगी वही व्यक्ति जो है नागरिक हो सकते हैं। अर्थात वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी व विचार संबंधी, न्याय से संबंधित निर्णयों में साथ हैं, वह कानून निर्माण संबंधी कार्य है उसमें भाग लेता है। इस प्रकार अरस्तु के नागरिक वर्तमान समय के नागरिकों की भांति केवल मतदाता नहीं, जिसे आजकल हम देखते हैं या अभी वर्तमान में हम बात करें हमारे यहाँ पे तो हम मतदाता बने हुए हैं, बल्कि वो क्या कहता है कि नागरिक वर्तमान समय के नागरिकों की भांति केवल मतदाता नहीं है, बल्कि वरन वह शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला, शासक व शासित बनाने वाला कि कौन व्यक्ति शासन करेगा और कौन जो है शासित होंगे, शासक व शासित बनाने वाला, कानून निर्माण व न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति है नागरिक। कौन है? नागरिक वह है जो न्याय संबंधी व कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेता है, शासक व शासित बनाता है, शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेता है। तो वह व्यक्ति नागरिक है। केवल जन्म से या वहाँ पे रहने से नागरिक नहीं बन जाते हैं। अरस्तु यह धारणा तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों के अनुसार ही है। उस समय जो यूनान के नगर राज्यों में प्रचलन थी वही स्थिति यहाँ पे अरस्तु ने बताई है। उस समय एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए इक्लेसिया नामक सभा होती थी। तो शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए इक्लेसिया नामक सभा होती थी और न्याय संबंधी कार्यों के लिए हेलिया नामक, इक्लेसिया व हेलिया नामक सभा होती थी, जिसमें 30 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक भाग लेते थे। तो ये एक तरीके से वहाँ पे प्रजातंत्र का रूप था, जिसमें इक्लेसिया नामक सभा में 30 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिक भाग लेकर के शासन संबंधी मामलों पर निर्णय लेते थे और न्याय संबंधी मामलों पर हेलिया नामक सभा और उसमें वो निर्णय होता था। तो वहाँ पे पहले से ही ऐसी व्यवस्था प्रचलन में थी। आगे, नागरिकता के लिए आवश्यक गुण क्या है? तो नागरिक होने के लिए क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में अरस्तु क्या कहते हैं। देखिए, नागरिकता किन्हें प्राप्त होनी चाहिए, इस विषय पर अरस्तु के विचार इस प्रकार है। क्या कहते हैं अरस्तु प्लेटो के समान ही नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में है। अपने गुरु प्लेटो के समान ही नागरिकता को सीमित रखना चाहते हैं। असीमित नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, नागरिक बहुत ज़्यादा हो जाए। तो प्लेटो के समान ही नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में वो है। अरस्तु के अनुसार नागरिक शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक गुणों से निपुण होना चाहिए। जो नागरिक है उसमें अनेक गुण होने चाहिए, उन गुणों से वो निपुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए गुण? देखिए, नागरिक संविधान के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो संविधान के साथ में उसका जुड़ाव हो, अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता हो, अपने कर्तव्यों का पालन वो ईमानदारी से करता हो, न्याय प्रदान करते समय निष्पक्ष रहता हो, न्याय देते समय, निर्णय करते समय निष्पक्ष रहता हो, अत्यधिक विकसित बुद्धि हो उसकी, नैतिक शक्ति और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता वाला हो। तो विकसित बुद्धि वाला हो, नैतिकता में विश्वास रखने वाला हो और व्यवहारिकता में विश्वास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसे शासक व शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि उसके पास अवकाश हो। तो अवकाश होना चाहिए उसके पास में, ये महत्वपूर्ण है। आप इसको छोटे प्रश्न में आपके आ सकता है। अवकाश को अरस्तु ने सबसे महत्वपूर्ण माना है। क्यों माना है उन्होंने? कि व्यक्ति द्वारा उपरोक्त जो गुण है
तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उसके पास में अवकाश हो। तो ये सारे जो उपरोक्त गुण बताए, अत्यधिक बुद्धि वाला, नैतिक, न्याय प्रदान करते समय निष्पक्ष रहना, ईमानदारी से काम करने वाला हो, संविधान के साथ में उसका जुड़ाव हो, तो ये सारे गुण उसमें कब आएंगे? जब उसके पास में अवकाश हो। पर अवकाश का अर्थ क्या है यहाँ पे, वो हमारे लिए जानना आवश्यक है कि अवकाश का अर्थ छुट्टी नहीं है। अवकाश का अर्थ छुट्टी नहीं है, बल्कि उन कार्यों को करने से है जो अपने आप में साध्य है। उन कार्यों को करने से है जो अपने आप में साध्य है, वो अंतिम लक्ष्य है, साधन नहीं। तो वो साध्य है, साधन नहीं। खानों में काम करना, मकान बनाना, व्यवसाय करना, ये सब तो जितने भी ऐसे कार्य हैं जो हमारी जीविका उपार्जन के साधन है, जिनको हम अपना पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए करते हैं, वो सभी काम अवकाश में नहीं आते हैं। खानों में काम करना, मकान बनाना, व्यवसाय करना, ये सभी जीविकोपार्जन के साधन है, ये साधन है, साध्य नहीं। जबकि ज्ञान, चित्रकला, राजनीति को भी उन्होंने इसी में रखा है। तो ज्ञान, चित्रकला, राजनीति आदि कार्य अपने आप में साध्य है। तो ये काम जब व्यक्ति करता है, कब करेगा वो? जब उसके पास में अवकाश हो, जब उसके पास में खूब सारी संपत्ति हो और उसको रेस्ट करने का टाइम है, तो उस दौरान वो चित्रकारी करेगा और उस दौरान वो राजनीति के ऊपर वो विचार व्यक्त करेगा। जब खाने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, तो अवकाश में भी क्या है, वो तो खुद को वो एक तरीके से अगली जो है मुसीबत के लिए, या कह सकते हैं और ज़्यादा काम करने के लिए तैयार कर रहा होता है। तो उसको हम अवकाश नहीं मानेंगे। अवकाश तब मानेंगे जब उसमें वो ज्ञान अर्जित कर रहा है, चित्रकला का काम कर रहा है, राजनीति का काम कर रहा है। तो ये सभी साध्य है, साधन नहीं। अरस्तु के अनुसार जिन व्यक्तियों का सारा समय जीविकोपार्जन में ही लग जाता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्य का संपादन नहीं कर सकते हैं। तो अवकाश होना चाहिए उस व्यक्ति के पास में। सारा समय अगर जीविकोपार्जन में ही, पेट भरने में ही, या जीवन को आसान बनाने में ही लगा रहेगा, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्य का संपादन नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। नागरिकता के लिए ये आवश्यक गुण है। अब नागरिकता से उन्होंने किन व्यक्तियों को वंचित किया है? नागरिकता से वंचित, प्रथम देखें इसमें तो संपत्ति विहीन व्यक्तियों को। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है, उसकी बात है, संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास अवकाश नहीं होता, इसलिए ये वर्ग गुणों का विकास नहीं कर सकता है। तो संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दासों को, जैसे मैंने कहा गुलाम या दास उस समय यूनान की व्यवस्था का एक अंग हुआ करते थे, तो दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक श्रम के कारण उनमें उचित विवेक नहीं होता, वह उनके पास में अवकाश भी नहीं होता। तो संपत्ति विहीन व्यक्ति हो या दास हो। तीसरी श्रेणी में उन्होंने रखा है श्रमिकों को। श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को भी नागरिकता से अरस्तु वंचित करना चाहता है, क्योंकि उनके पास भी अवकाश नहीं होता, नागरिकता के गुण विकसित करने की स्थिति में वो नहीं होते। तो श्रमिक वर्ग भी इसमें आता है। चौथा है संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक उपायों, जैसे सूदखोरी अर्थात ब्याज लेना आदि में लिप्त व्यक्तियों को भी, तो ऐसे व्यापारियों को भी, ऐसे महाजनों को भी उन्होंने नागरिकता से वंचित रखा है। सूदखोरी आदि में लिप्त व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, ये वो कहते हैं अरस्तु। पांचवी श्रेणी में उन्होंने रखा है स्त्रियों को तथा बच्चों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जब हम इसकी आलोचना में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति उनके द्वारा यहाँ पे हो गई, ऐसा प्रतीत होता है हमें, क्योंकि स्त्रियों को जब आज हम बराबरी की बात करते हैं, तो ऐसे समय में हम जब ये लाइन हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो हमें खुद को थोड़ा अजीब लगता है। तो स्त्रियों तथा बच्चों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता हीनतर स्तर की होती है। तो स्त्रियों को और बच्चों को उन्होंने बौद्धिक दृष्टि से हीनतर माना है, मनुष्य से अर्थात पुरुषों से कमतर माना है, थोड़ी उनकी यूँ माना है कि बौद्धिक क्षमता हीन होती है। छठी श्रेणी देखें उसकी, तो सभी वृद्ध व्यक्तियों को भी, जो बुजुर्ग हैं उन वृद्ध व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो राज्य के प्रति उत्तरदायित्व पूरा करने की स्थिति में नहीं होते। तो वृद्ध व्यक्तियों को भी इन्होंने इससे वंचित रखा है। वृद्ध व्यक्ति स्त्री हो या बच्चे हो या फिर सूदखोरी में लिप्त व्यापारी हो या श्रमिक वर्ग के व्यक्ति हो या दास हो या संपत्ति विहीन व्यक्ति हो, इन सब को उन्होंने नागरिकता से वंचित रखा है। इस प्रकार अरस्तु ने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित कर दिया है, जो कि उचित नहीं लगता। तो इन व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखा है, इस पर भी प्रश्न आता है। अब देखते हैं अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की आलोचना। जो नागरिकता सिद्धांत उन्होंने दिया है उसमें क्या कमियां हमें प्रतीत होती है, वो इस प्रकार है। अरस्तु की नागरिकता की धारणा में अनेक गंभीर दोष हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रथम देखें तो ये एक अत्यधिक सीमित व संकुचित धारणा है। सीमित और संकुचित है कैसे? जैसे इसने बहुत बड़े वर्ग स्त्रियों को या श्रमिकों को, व्यापारियों को या बच्चों को और जो है वृद्ध व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो अरस्तु जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को नागरिकता से वंचित कर देता है, जो कि उचित नहीं है। इन सभी को नागरिकता से वंचित करने से उनकी उन्नति में बाधा उत्पन्न होगी व राज्य भी उनकी योग्यता के लाभ से वंचित रह जाएगा। ये बहुत बड़ी कमी हम मानते हैं। दूसरा, धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण। अरस्तु ने नागरिकों के लिए अवकाश की अनिवार्यता रखी है और संपत्ति की अनिवार्यता भी उन्होंने रखी है। इससे केवल धनिक व्यक्ति ही नागरिक बनेंगे, ये वर्ग अपने ही लोगों की उन्नति के लिए काम करेंगे और निर्धन वर्ग जो है वो हाशिए पर चला जाएगा। उनकी वहाँ पे सुनवाई करने वाला कोई नहीं होगा, उनके लिए भलाई करने वाला कोई नहीं होगा। तो एक तरीके से धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण यहाँ विकसित होने का डर है, भय है। तीसरा देखें तो अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर यह लागू करना आसान नहीं है। अरस्तु की नागरिकता की धारणा कम जनसंख्या वाले राज्यों में तो संभव हो सकती है, परंतु विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में इसे लागू करना संभव नहीं है। तो वहाँ की जो नगर राज्य की अवधारणा थी उसमें तो ये सटीक बैठता है, लेकिन बड़े राज्यों में इसको लागू करना संभव नहीं है। चौथा देखें तो ये अनेक वर्गों व गुटों का इससे उदय हो सकता है। इस प्रकार के वर्गीकरण से राज्य में अनेक गुटों का निर्माण हो जाएगा और शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होगी। अंतिम देखें तो वह है प्रवासी नागरिकों पर इसको लागू करना सही नहीं है। इस अवधारणा से प्रवासी नागरिक नागरिकता से वंचित रह जाएंगे, जो कि सही नहीं है। आज कई देशों में प्रवासी नागरिकों की बहुत बड़ी तादाद है और वर्षों से वो उसी देश में रहते हैं और इसलिए उनको नागरिकता मिलनी ही चाहिए। तो उनको नागरिकता से विदेशियों को, जैसे इन्होंने कहा, वंचित करना वह सीमित और संकुचित अवधारणा। तो प्रवासी नागरिक हो, चाहे वो स्त्री हो या वो वृद्ध व्यक्ति हो, उन सबको नागरिकता से इस प्रकार उन्होंने वंचित किया है। और ये थी नागरिकता सिद्धांत की आलोचना, जिसमें अत्यधिक सीमित व संकुचित, धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में इसको लागू नहीं कर सकते और अनेक वर्गों व गुटों का इसमें उदय होना और प्रवासी नागरिकों में ये सटीक या सही नहीं लगती। तो ये था अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत की आलोचना और नागरिकता से कौन व्यक्ति वंचित रहता है और उसके लिए आवश्यक गुण क्या है और कौन व्यक्ति जो है वो नागरिक हो सकता है। तो ये था अरस्तु के अनुसार नागरिकता सिद्धांत। धन्यवाद।